बॉटनी एंड इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में बॉटनी आप क्यों पढ़ते हो और इसके बाद में आपके क्या क्या वो है फायदे हैं, बॉटनी लेकर के आप क्या क्या कर सकते हो, और बॉटनी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए यूजफुल है। क्योंकि जब भी पढ़ते हैं, जैसे बीएससी 1 में होते हैं, तब तो हम लोग प्री मेडिकल की नीट की तैयारी करते हैं, तो आधा मन होता है कि शायद हम लोग नीट में निकल जाए, क्वालिफाई कर लें तो एमबीबीएस करेंगे। पर अगर एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी आपकी तमन्ना है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो फिर हायर एजुकेशन ज़रूरी हो जाती है, एमएससी करना ज़रूरी होता है। अब एमएससी किस सब्जेक्ट में करना है, अगर आपने बॉटनी लिया है तो आपके पास कौन कौन से और सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी और ब्रांचेस हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट देंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे बॉटनी क्या है, बॉटनी के बारे में आप जानते हैं। बॉटनी की डेफिनेशन क्या है, ये प्लांट साइंस है। प्लांट की स्टडी करते हैं वो प्लांट साइंस है ये। अब ये शब्द जो है ये बॉटनी से आया है, ग्रीक वर्ड है। ज्यादातर साइंस के जो शब्द हैं, साइंस में जो भी हम, चाहे केमिस्ट्री में हो, जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, ज्यादातर जो शब्दों का प्रयोग होता है ज्यादातर वो ग्रीक है या फिर लैटिन है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं बॉटनी कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड बॉटनी, और इसका मतलब होता है ग्रास और फॉडर। बॉस्किन मीन्स होता है टू फीड, टू ग्रेज। तो जो, अब आपको ये भी मालूम है, जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में आप देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है और एक डिकम्पोजर होता है। ये टर्म आपने सुने होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और जो डिकम्पोज करता है। ये 3 तरह की चीजें होती है पूरे इकोसिस्टम में। तो प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स इसलिए होते हैं कि प्लांट में कैपेसिटी होती है, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा भोजन क्या है, ज्यादातर प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल से हम लेते हैं। तो अब जब प्लांट जो होते हैं वो ग्रास की तरह दिखाई देते थे। फॉडर मीन्स होता है कि जानवरों का भोजन जो होता है उसे फॉडर कहते हैं। तो इस तरह से ग्रेस करना माने चरना, जानवर चरते थे, ग्रासेस। तो इस तरह से बॉटनी का बॉटनी शब्द आया है। बॉटनी शब्द जो है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। 2 ब्रांचेस है, एक जानवरों के लिए स्टडी करती है जिसे जूलॉजी कहते हैं, और बॉटनी मीन्स प्लांट की स्टडी। अब इसमें देखिए, जो आप अगर बॉटनी पढ़ते हैं तो बॉटनिस्ट बनेंगे। अभी तो आपकी फील्ड इतनी डिफाइंड नहीं है। जब आप एमएससी करोगे, एमएससी करने के बाद जब पीएचडी करोगे, आगे हायर एजुकेशन लोगे, तब आपकी फील्ड और ज़्यादा डिफाइंड होती है। अब देखिए, इतने सारे अप्रोक्सीमेट इतनी स्पीशीज प्लांट की डिफाइंड है, नोन है, जिसमें से इतनी स्पीशीज आप देख रहे हैं ये वेस्कुलर प्लांट, और इतनी स्पीशीज जो है ये फ्लावरिंग प्लांट की। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वेस्कुलर में और फ्लावरिंग प्लांट में डिफरेंस जाना है। आपने पढ़े थे फर्स्ट पेपर में, फंजाई पढ़ी, बैक्टीरिया पढ़ा, वायरस पढ़ा। सेकंड पेपर में आपने ब्रायोफाइटा और एल्गी लाइकेन पढ़ा। थर्ड पेपर में आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो आपको बताया था ये ग्राफ है, सबसे पहले कौन सी चीजें बनी, सबसे पहले कौन सी चीजें आई अर्थ में, उस हिसाब से पूरा ग्राफ है। तो जैसे आपने वेस्कुलर प्लांट की बात करी, वेस्कुलर प्लांट कौन थे, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से हमने आपको बताया था कि वेस्कुलर सिस्टम इवॉल्व होना शुरू हुआ। स्टील की बात की थी, स्टील, जैसे आप कहते हैं ना टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं, जिसमें अगर प्लांट की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, 2 मेन टिश्यूज होते हैं। जाइलम पानी को एब्जॉर्ब करता है और फ्लोएम खाने को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट ही एक ऐसी चीज है, लिविंग चीज है, प्लांट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट पानी एब्जॉर्ब करता है।
जो भी चीजें हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, ग्रेविटेशन की तरफ जाती हैं। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, पर प्लांट में पानी अर्थ से ऊपर की तरफ आता है। प्लांट रूट से अब्जॉर्ब करते हैं पानी, तो अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन पानी ऊपर की तरफ आता है। तो पानी किन टिश्यूज से आता है? जाइलम से। और फूड मटेरियल मिनरल्स किससे आते हैं? फ्लोएम से आते हैं, ये आपको मालूम है। तो इस तरह से आप देखें, जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जब टेरिडोफाइटा आपने पढ़ना शुरू किया था, तो टेरिडोफाइटा से शुरुआत हो गई थी वेस्कुलर प्लांट्स, जहाँ पे आपने स्टील्स पढ़े थे, एक्टिनो स्टील, कैक्टो स्टील, ये सब आपने पढ़े थे। लाइकोपोडियम आपने देखा था, लाइकोपोडियम में आपने जब सेक्शन काटा था तो उसमें आपको फ्लैक्टो स्टील दिखाई दे रहा था, आपको एक्सपेरिमेंट कराया था जो बच्चे आ रहे थे। तो वेस्कुलर प्लांट्स वहां से शुरू हुए थे। फिर वेस्कुलर प्लांट के बाद आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े थे। जिम्नोस्पर्म में कैसे थे? नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीड प्लांट थे। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा नहीं है, जो आप अब पढ़ोगे, फ्लावरिंग प्लांट। आपके कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्सोनॉमी, फर्स्ट पेपर में। टेक्सोनॉमी में आप फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। जितने भी आपको सराउंडिंग में प्लांट दिखाई देते हैं सब फ्लावरिंग होते हैं ज्यादातर, और फ्लावरिंग प्लांट से ही आपको सीड मिलता है, फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है, आपने गेहूं भी खाते हो, वो भी फ्लावरिंग प्लांट है। अब गेहूं का फूल कैसा होता है? आपने गेहूं में बाली देखी है। और इधर अगर आप इसको देखें, गेंदे को देखें, गुड़हल को देखें, ये फ्लावर है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको 4-5 क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इस बार जो आपके कोर्स में है टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी में आपको फ्लावर के डिस्क्रिप्शन, फैमिली के डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं, उनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके साथ ही साथ फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, ये बिल्कुल मैथमेटिकल होता है। फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाना है? अब जैसे सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, इन सारी चीजों को आपको सिर्फ डायग्राम से डिस्क्राइब करना है, सिर्फ फॉर्मूले से डिस्क्राइब करना है। जैसे आप लिखोगे C1K5 ए, अब C क्या है? कैलिक्स है। K क्या है? करोला है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फॉर्मूले में डिराइव करनी है, फॉर्मूले में डिस्क्राइब करनी है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखें आप, बॉटनी की हिस्ट्री। बॉटनी की हिस्ट्री आप देख रहे हैं। अब जब आप कभी भी बात करते हैं तो एक ग्रीक स्कॉलर थे, थियोफॉस्टस, उन्होंने बॉटनी में बहुत काम किया था, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। इसके अलावा लीनियस ने काम किया था, कार्ल लीनियस ने बहुत सारा काम किया है। उनको भी बॉटनी में बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेट माना जाता है, फादर माना जाता है। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन में भी काम किया था, प्लांट की जियोग्राफिकल रेंजेस, उनका साइज, उनका यूज, ये सारी चीजों पर काम किया था। अब आपके कोर्स में थियोफॉस्टस खाली हिस्ट्री में आते हैं, इतिहास में आते हैं, पर जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है लीनियस का। लीनियस का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। लीनियस के बाद लीनियस का क्लासिफिकेशन है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। वो गार्डनर थे, क्यूरेटर थे रॉयल बॉटिक गार्डन क्यू में, और उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है नेचुरल, जो आपको प्लांट जैसा दिखाई जैसा देता है, जैसा पौधा आपको दिखाई देता है, प्लांट दिखाई देता है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आज तक माना जाता है। हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, या आप भी जब प्रैक्टिकल की बात करोगे, तो प्रैक्टिकल में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ही डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि वो नेचुरल है। आप बिना पढ़े लिखे ऐसे भी अगर गार्डन में जाते हो, आपको कुछ याद नहीं है, फिर भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो अगर किसी फ्लावर को देखते हो। तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हचिंसन का क्लासिफिकेशन। हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे प्लांट आगे बढ़ा, वो क्लासिफिकेशन है। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गार्डन में जाओ और किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करो तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड हो।
इसलिए उस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे तो जरूर, पर यूज कम करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होगा बेंथम एंड होकर, क्योंकि वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। फिर आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा है, जैसे आप होम्योपैथी में बात करते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो कुछ तो प्लांट से बनाई गई हैं, आपको मालूम है, और कुछ मेडिसिन बनाई गई हैं एनिमल्स से। जैसे एपिस है, एपिस क्या है, हनी बी, हनी बी से एक दवा बनाई गई है एपिस। वैसे प्लांट की बात करें, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम आपने पढ़ा है, लाइकोपोडियम क्या है, फर्न है, उससे भी एक दवा बनाई गई है। तो होम्योपैथी में जो दवाइयों का पूरा ग्रुप बनाया गया है, वो कहीं से भी उठा के ले लिया गया है। कुछ उसमें एनिमल्स लिए गए हैं, कुछ उसमें से प्लांट लिए गए हैं, और कुछ उसमें से नेचुरल मिनरल्स लिए गए हैं। मिनरल जैसे सल्फर है, सल्फर क्या है, मिनरल है। तो ये इन चीजों से दवाइयां बनाई गई। तो ये एक रेफरेंस है मटेरिया मेडिका, जिसमें आप देखेंगे सारी दवाइयों का जो प्लांट ओरिजिनेटेड दवाइयां, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे रॉबर्ट हुक का नाम आता है, रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना होगा, सेल, सेल के बारे में उन्होंने बताया था, कोशिका, कोशिका के बारे में बताया था उन्होंने। तो रॉबर्ट हुक ने सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप यूज किया था, और उससे उन्होंने बताया था कि किस तरह से कोशिका का स्ट्रक्चर है, कोशिका क्या है, सेल क्या है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है बॉडी की, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, सेल क्या है, बेसिक यूनिट। तो इसके बारे में थोड़ा सा रॉबर्ट हुक ने बताया था। फिर उसके बाद इसमें देखिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनके बारे में सब जानते हैं। इन्होंने जेनेटिक इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी, और इन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर, ये प्रीस्ट के बेटे थे, पादरी के बेटे थे, और इन्होंने गार्डन में देखा था मटर कैसे ग्रो करती है, और उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल। फिर आप देखेंगे कि अगर आप बॉटनी पढ़ते हैं, तो बॉटनी में आप क्या क्या चीजें मतलब ये आप बहुत डिटेल में जाएंगे। ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये बिल्कुल आपका रॉ है। एक तो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे, प्लांट इकोलॉजी पढ़ोगे, पेलियो बॉटनी पढ़ोगे, आर्कियो बॉटनी पढ़ोगे, फ्लोरेंसिक बॉटनी पढ़ोगे। ये आपके जो है ये बहुत ही मतलब आपको कहना चाहिए ब्रॉड उसमें बता रहे हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक में बताएं तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब प्लांट पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी में आप जाते हो, कोई टेस्ट कराना होता है, जब बीमार होता है व्यक्ति तो जाता है। तो प्लांट की पैथोलॉजी मतलब प्लांट की बीमारियों के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर में जैसे आप कृषि अनुसंधान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा में, दिल्ली में है। तो वहाँ पे जो बॉटनी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको काम मिलता है, वो रिसर्च करते हैं। इकोलॉजी में आप देख रहे हैं, इकोलॉजी में ज्यादातर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्लांट किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है, और प्लांट का इंटरेक्शन कैसे होता है दूसरी सोसाइटी से, दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टडी की जाती है, इसमें भी आप लोगों को काम मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। फिर पैलियोबॉटनी है, पैलियोबॉटनी फॉसिल प्लांट के बारे में डिस्कस किया जाता है। फॉसिलाइजेशन हो जाता है प्लांट का जब पुराने हो जाते हैं, तो उन फॉसिल्स के बेस पे ओरिजिन देखा जाता है, इवोल्यूशन देखा जाता है कि प्लांट कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये पैलियोबॉटनी में आप पढ़ते हो। यहाँ पे लखनऊ में बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। तो इसमें बहुत से बॉटनी के बच्चे रिसर्च करते हैं। तो एक बॉटनी पढ़ने का ये फायदा है। फिर आर्कियो बॉटनी, आर्कियो बॉटनी ये इसको इथनो बॉटनी भी कहते हैं। ये जनमानस की बॉटनी है। जैसे आप देखते हैं हम लोग शुरू में जब इवॉल्व हुए थे, शुरुआत हुई थी, प्रिमिटिव मानव थे, शुरुआती दौर में थे, तो हम लोग जंगलों में रहते थे। जंगलों में ही जो मिल जाता था वो खाते पीते थे, प्लांट्स को, प्लांट से खाते थे, एनिमल्स के साथ रहते थे। तो हम लोग को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, पर हम नेचर के साथ रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे। आज हमारी वही आस्थाएं, वही जो विचार थे, वही श्रद्धा थी
वही जो बिलीव्स थी वो हमारे धर्म में आ गई हैं, जिनको हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में देखते हैं। जैसे बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जब मिजल्स वगैरह होती हैं, देवी जी निकलती हैं, कुछ ऐसा होता है तो नीम को लेके आते हैं घर में। तो ये क्या है, हमारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस के प्लांट हैं। तो जब उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्कियोबॉटनी। और इसी में एग्रो फॉरेस्ट्री भी होती है, इसी में इथनोबॉटनी भी होती है। इसके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया हिंदुस्तान में, डॉक्टर एस के जैन है। एस के जैन नाम है, वो बॉटनिस्ट थे यहाँ पे एनबीआरआई में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और बाद में वो डायरेक्टर हुए थे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं इस विषय में। तो ये भी आपके लिए एक ब्रांच है। फिर उसके बाद आती है फ्लोरेंसिक साइंस, फ्लोरेंसिक बॉटनी। इसको कहते हैं क्राइम्स। जब क्राइम डिटर्मिनेशन होता है, क्राइम के बारे में पता किया जाता है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाती है, तो इस बॉटनी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वातावरण में हर वक्त प्लांट के पॉलेंस और सीड्स, स्पोर्स घुमा करते हैं। स्पोर्स किसके होते हैं? फंजाई के। पॉलन किसके होते हैं? फ्लावर्स के। तो फ्लावर्स के पॉलन अच्छा। लाइट वेटेड होते हैं, वो हर तरह की हवा में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो इन पॉलन के थ्रू पता किया जाता है कि क्राइम किस वक्त हुआ था, किस वक्त फ्लावरिंग हो रही थी, किस वक्त यहाँ पे कौन सा फ्लावर था। तो ये फ्लोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग होता है। तो ये भी एक ब्रांच है आप लोगों के लिए, बॉटनी पढ़ने वालों के लिए। अब सम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, आप इनको तो जानते ही हैं। ये हरगोविंद खुराना, इनके बारे में सब जानते हैं। ये इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, और बाद में ये अमेरिकन हो गए थे। इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका वर्क क्या था? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज किया था, आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड्स पे काम किया था। अब आपने अभी ये तो पढ़ा नहीं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अभी मतलब जानते हैं। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर याद करिए तो डीएनए डबल हेलिकल होता है, और उसमें दोनों तरफ अमीनो एसिड के बेसिस लगे होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 बेसिस होते हैं अमीनो एसिड के। तो इन बेसिस को स्टडी करना, उनको सिंथेसाइज करने का काम किया था, जेनेटिक्स पे इनका काम था। और इनका वर्क आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है। क्योंकि आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है वो जीनोमिक वर्क है। एक जीनोम को रिप्लेस करके दूसरा जीनोम वहां पे फिट किया जाता है। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, जो जीएमओ क्रॉप बनाई जा रही है, जेनेटिकली मॉड्यूलेटेड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, वो जेनेटिक्स पे बेस्ड है और वो इनके काम पे बेस्ड है। तो ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। ये देखिए ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय ये पैदा हुए थे, और बाद में बाहर चले गए थे, माइग्रेट कर गए। फिर दूसरा आप देख रहे हैं, ये भी प्लांट रिलेटेड है। ये प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट से ये यूयू टू ने इनको 2015 में, अभी मतलब बहुत दिन नहीं हुए हैं, नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इन्होंने बॉटनी में काम किया था। ये पूरी डायनेस्टी थी इनकी, इनका जो पूरा परिवार था उसने प्लांट साइंसेस पे ही काम किया था, और बहुत सारी ट्रेडिशनल चाइनीज दवाइयां इन्होंने बनाई, उनका प्रयोग हो रहा है। तो ये एक प्लांट है, ये आता है फैमिली, आपको पढ़नी है अभी, एस्टेरेसी फैमिली, जिसमें गेंदा आता है और सूरजमुखी आती है, सूरजमुखी आता है। तो उस फैमिली का ये फ्लावर है। इससे इन्होंने मलेरिया की दवा बनाई थी। मलेरिया इतना पुराना बीमारी है, इतनी पुरानी बीमारी है। किससे होती है? हम लोग कहते हैं मच्छर से होती है। मच्छर तो बैक्टीरियल कैरियर है, पर होती है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से या प्लाज्मोडियम फेविपेरम से। ये दोनों क्या है? प्रोटोजोअन्स हैं। तो दोनों प्रोटोजोअन से जिनको कैरी करता है मच्छर और ये बीमारी फैलाता है। आज तक इसको कोई भी पूरे ग्लोबल उसमें एरेडिकेट नहीं कर पाया है, पर इन्होंने अभी ये दवाई एक बनाई है, हर्बल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है, और इस पे इनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। तो ये भी आपके बॉटनी में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है।
फिर आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल सबसे ज्यादा काम हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी में हमने आपको भी बताया था कि पूरा जीनोमिक कोड, जैसे एक डीएनए में, जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, इस तरह की कोई बीमारियां हैं जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शन से नहीं होती बल्कि हमारे जीन्स में कोई करेक्ट जीन है जिनकी वजह से ये बीमारियां हों, तो उन जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो रिप्लेसमेंट का जो मेथड है उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको पॉल बर्ग ने सबसे पहले, जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1980 में। देखिए 1980 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, किस पे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल को मतलब फ्यूज किया था, एक डीएनए मॉलिक्यूल से कुछ जीनोम निकाल करके। जीनोम क्या होते हैं ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जीनोम होते हैं तीन पूरे जो ब्लॉक होता है अमीनो एसिड का, उस ब्लॉक में एक करेक्टर होता है, उस एक करेक्टर को जीनोम या जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड को रिप्लेसमेंट का काम किया था, तो इनको प्राइज मिला था। तो ये बॉटनी का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, तो ये भी आप इसमें जानेंगे। अब ये क्या है? जीन गन। ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बम्बार्टमेंट किया जाता है। गन मीन्स गन से तो बम्बार्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी बम्बार्टमेंट किया जाता है जिस समय एक जेनेटिक कोड में दूसरे को फ्यूज किया जाता है। फ्यूजन के समय इसका प्रयोग होता है। ये आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, पर ये थर्ड ईयर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में, बल्कि सिक्स सेमेस्टर में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, हिस्टोरिकल मूवमेंट बॉटनी का। अब ये आपके कुछ पोटेंशियल कैरियर पाथ, कुछ कैरियर के आपके पाथ हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या आप कर सकते हो। एक तो इंडस्ट्रीज में क्रॉप इम्प्रूवमेंट, साइंस राइटिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये काम कर सकते हो। इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे इंडस्ट्रीज में दवाइयाँ बनती हैं, R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें रिसर्च करते हैं बॉटनी वाले। दूसरा काम होता है यहाँ पे सीड सीड वगैरह बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉड्यूलेटेड या प्योर सीड या ओरिजिनल सीड्स, उनके बारे में काम होता है। फिर राइटिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुछ भी आप कोई भी ब्लॉग बना सकते हो, कोई पत्रिका में लिख सकते हो, किसी जर्नल में लिख सकते हो। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट में जो हमारा वातावरण है उसमें पॉल्यूशन का लेवल स्टडी करना है या पॉलन का लेवल स्टडी करना, उनके बारे में ये स्टडी होती है। फिर एकेडमिक में आप देखते हैं टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। टेक्नीशियंस में लैब असिस्टेंट आते हैं, लैब में काम करते हैं, बड़े बड़े लैब में प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या करना है क्या ना करना है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है गंगा में या गोमती में, तो इंस्ट्रक्टर होता है, वो बताएगा कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है, क्या क्या काम करने हैं। टाइम रनिंग आउट एंड 10 मिनट। फिर उसके बाद एजुकेशन आउटरीच, नेचर सेंटर एंड सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल्स में आप काम कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हो एजुकेशन में। फिर नेचर सेंटर, जैसे जियोलॉजिकल गार्डन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। और इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, इंटरनेशनल सर्विसेज हैं। तो इन सब चीज़ों में काम, जैसे आप किसी बड़े एनजीओ से जुड़ जाइए, एनजीओ में आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो। म्यूजियम में जुड़ जाइए, म्यूजियम बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे जाकर के आप प्लांट साइंसेस के बारे में लोगों को बताते हैं, वहाँ जुड़ जाइए। पर इसमें पैसा नहीं मिलता, ये आपका वॉलेंटियर वर्क होता है, आपकी नॉलेज शेयरिंग हो रही है। फिर आप दूसरा देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट वगैरह होता है। कंजर्वेशन आजकल आप जानते हैं कंजर्वेशन हो रहा है, लैंड मैनेजमेंट एंड अदर पॉलिसीज लॉ। इसमें क्या हो रहा है? आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज भी, एनिमल स्पीशीज भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उन स्पीशीज को बचाने के लिए
उन चीज़ों को बचाने के लिए हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उन्हें कंजर्व करना है कि वो खत्म ना हो। आने वाले समय में अगर मान लीजिए कोई वेजिटेशन खत्म हो जाती है, आजकल देखिए टाइगर को बचाया जा रहा है, लायन को बचाया जा रहा है, क्रोकोडाइल को बचाया जा रहा है, वैसे ही बहुत सारे प्लांट भी खत्म होते चले जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जैसे सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारी वेजिटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसको कैसे बचाया जाए, वो क्यों खत्म हो रही है, इन सब चीज़ों को हम कंजर्वेशन में, लैंड मैनेजमेंट और पॉलिसीज लॉ में पढ़ते हैं। तो आप ये भी एक काम कर सकते हो, अपग्रेड करें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी, आवाज आ रही है? अब इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी में आपको ये सब थोड़ा सा दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा, हम आपको ये शेयर कर देंगे, शेयर कर लेंगे। ये क्या क्या है इम्पोर्टेंस, ये तो आपको मालूम है। बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं, देखिए बायोफ्यूल्स के बारे में आप पढ़ोगे, ये थर्ड ईयर में है आपके कोर्स में। बायोफ्यूल्स, आपको मालूम है पेट्रोल वगैरह खत्म हो रहा है, तो उसको कैसे हम पेट्रोल को प्लांट से जनरेट करें, प्लांट से हम पेट्रोल कैसे प्रोड्यूस करें, तो ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं। तो बॉटनी के स्कोप्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। अब आप देख रहे हैं ये कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है, तो ये आप देख सकते हैं बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में, जैसे ये है आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस एंड ड्रेक्सटर यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सास, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन। ये तीनों गार्डन जो आप देख रहे हैं ये यूएसए में है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरल में है। फिर मिसूरी बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल बॉटनिक गार्डन आयरलैंड, ये आप देख रहे हैं। मिसूरी जो है ये यूके यूएसए में है, ये यूके में है। उसके बाद रायो डी जेनेरियो बॉटनिकल गार्डन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिर रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू। तो ये सारे जो बॉटनिकल गार्डन हैं, जब आप एमएससी करोगे बॉटनी में या पीएचडी करोगे, तो इन जगहों में जाने के मौके मिलते हैं, इन जगहों में रिसर्चेस होती है, उनमें आपको बुलाया जा सकता है, आप काम कर सकते हो। शुरुआत एकदम से यहाँ से नहीं होती है, शुरुआत तो आपके लखनऊ से होती है, लखनऊ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ आप जाके काम करते हो, उसके बाद आपको मौका मिलता है बाहर जाने का। तो ये आपका टारगेट है, आपका उद्देश्य है, आप क्या सोचते हो, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप ये सोचोगे क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप मन लगा के पढ़ोगे और इन जगहों में भी जा सकते। फिर आप देखिए लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप जानते हैं, एनबीआरआई राणा प्रताप मार्ग में है। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, पहले ये थी परिवर्तन चौक के पास, अब ये चला गया है गोमती नगर। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सीमैप है, सीमैप आपका कुकरेल में है, कुकरेल में जहाँ पे आपकी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है उसके बगल में ही है ये। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये तेलीबाग में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सियोलॉजी लखनऊ, ये बिल्कुल परिवर्तन चौक के पास से ही है, थोड़ा आगे जाके बिल्कुल जहाँ छतर मंजिल है उसके सामने। फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये आप जानते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आप जानते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बॉटनी के मामले में, बॉटनी में बहुत रिसर्च होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश किया था बीरबल साहनी ने। बीरबल साहनी मतलब आप समझ लीजिए दुनिया के बहुत बड़े पैलिनोलॉजिस्ट है, फॉसल्स पे काम किया उन्होंने और गोंडवाना की वेजिटेशन पे काम किया है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का आपका थोड़ा सा था इंट्रोडक्टरी सेशन, इंट्रोडक्टरी लेसन।